नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच परेश पटेल सर, जॉइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। परेश पटेल, पहला सवाल आपके सामने। आप कहां से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग बर्थ मेरा हुआ है बालेश्वर में। और उसका जी। लाइक 10th में 2000 में मैं शिफ्ट कर दिया भुवनेश्वर को। और भुवनेश्वर पे जी। बालेश्वर में सम्राट क्लब में खेल रहा था। और भुवनेश्वर आके मैंने सीधा रामेश्वर स्पोर्टिंग ज्वाइन किया। और तब से अभी तक जी। कंटिन्यूस रामेश्वर स्पोर्टिंग में ही हूँ। ये क्रिकेट का सिलसिला कैसे शुरुआत हुआ था? कब वो जुनून आया आपके अंदर? कब आपको लगा कि नहीं, अब क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट पे ही लाइफ बनाना है? कैसे स्टार्टिंग करियर के बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हमारे गुजराती फैमिली में इतना मेनली फोकस बिजनेस के ऊपर रहता है। लेकिन मेरे डैड आउट ऑफ द वे जाके मेरे को स्टार्टिंग से ही क्लास क्लास 5 से ही मेरे को मैंने क्रिकेट के लिए वो एक्चुअली स्पोर्ट्स के बहुत पागल है। तो जी। क्लास क्लास 5 से ही मेरे को एकदम वो सोच लिए थे कि भाई इसको स्पोर्ट्स पर्सन ही बनाना है और क्रिकेटर ही बनाना है। तो पहले से ही मेरे को उसमें ही फोकस। इवन कभी भी मेरे को पढ़ाई के लिए या किसके लिए कभी जोर नहीं किए। सिर्फ क्रिकेट के लिए जी। कि हाँ सुबह और शाम जा रहा है कि नहीं, पूरे दिन ग्राउंड में रहना है। वही वहीं से मेरा जी। करियर स्टार्ट हुआ। जी, पिताजी का सपना आपने साकार कर रहे हैं। और जब हम देखते हैं परेश पटेल के बारे में, बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ आप खेल चुके हैं, यानी कि इंडिया लेवल के खिलाड़ी। और मेरा आज सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ऐसे कम खिलाड़ी होते हैं जो बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ जो अनुभव होता है उसको लेकर आते हैं। और उड़ीसा के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि आप वहां तक पहुंच सकते हैं। जितने भी यंगस्टर अब उड़ीसा से इंडिया तक जाने की सफर को तय कर रहे हैं, तो आप जैसे खिलाड़ी को देखकर, आपसे सीखकर शायद वहां तक पहुंचने की कोशिश रहा है। दूसरा सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। हर खिलाड़ी के साथ एक चीज हमने देखा है कि टर्निंग पॉइंट। कब आपको लगा कि टर्निंग पॉइंट आ चुका है, अब मूव ऑन करना है, आगे की तरफ बढ़ना है? कौन सा वो साल था, और क्या उस समय का जो माहौल था क्या था, उसके बारे में जानना चाहूंगा मैं। जैसे क्रिकेट में कर रहे हैं या जो रिटायरमेंट लिया उसके ऊपर बोल रहे हैं? जी नहीं, क्रिकेट पे। मतलब क्रि- अप एंड डाउन होता रहता है। कभी लगता है यार अभी और क्रिकेट नहीं खेलना है, अभी कुछ दूसरा चीज करते हैं, लेकिन अ, तब फिर आपको एहसास हुआ कि नहीं, नहीं, क्रिकेट पे ही सब कुछ करना है। एक 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 क्रिकेटर के लाइफ में ना ऐसे ये सवाल बहुत टाइम आता है कि भाई अब नहीं हो पा रहा है, अब छोड़ देते, कुछ और ट्राई करते हैं। क्योंकि उसमें लंबा जी। करने से दूसरे करियर पे भी हार्मफुल हो सकता है अगर सक्सेसफुल ना हो क्रिकेटर। लेकिन उस टाइम में क्या है ना, मतलब घर से तो सपोर्ट था ही। ऊपर से मेरा जो फ्रेंड है, मैं फ्रेंड। हेलो। जी। जी, सुनाई दे रहा है। हाँ सुन पा रहे हैं? हाँ। तो जी। उसी जी। टाइम में मेरे जी, सुन मेरा पा और रहा हूँ। एक बड़ा सपोर्टर है, दीपक मंगराज। रामेश्वर स्पोर्टिंग में जी। ही है वो भी मेरे से पहले रणजी ट्रॉफी खेले, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी सब खेले हैं। बहुत अच्छे लेवल के बॉलर है। और अभी कोच भी है। तो जी। वो हर टाइम मेरे साइड में था। वो मैं जब भी बॉकडाउन हो रहा था वो हर टाइम साइड में था कि भाई इससे खत्म कहाँ हो रहा है, और एक साल, और एक साल करके उसी टाइम में हुआ। और मेरा मतलब स्टेप बाय स्टेप ही हुआ है, कोई सडनली जंप कभी मारा ही नहीं। 16 खेला, 19 खेला, 1922 खेला। उसके बाद रणजी ट्रॉफी हुआ, उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी हुआ। और सडनली मेरे को जॉब पहले बीएसएल में थी मेरी। जी। तो हाँ, तो बीएसएल से ऑल इंडिया बीएसएल में सिलेक्ट होके फिर ऑल इंडिया बीएसएल खेल रहा था। उसमें टूर्नामेंट में इंडियन ऑयल ने नजर डाली मेरे पे। और वो ट्रायल के लिए बुलाए, 2-3 टूर्नामेंट ट्रायल के हिसाब से बुलाए, तो उनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा और वो फिर साइन अप किए। तो वहां से पहला इंडियन ऑयल मैच ज्वाइन भी। किया। जी। पहला मैच जब ये याद करें, नवंबर 23 2005 गोवा के खिलाफ आप पहला डेब्यू किए थे। उस मैच के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जब डेब्यू मैच हो तो यादगार रहता है हर खिलाड़ी के लिए। क्या फीलिंग्स था उस समय, और कितना खुश थे आप? खुश बहुत था, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था और प्रेशर भी था। और उसी टाइम में हमें पता चला कि भाई मतलब जूनियर लेवल हो या 22 लेवल हो, वहां से रणजी ट्रॉफी का लेवल बहुत ही डिफरेंट है। मैंने जी। पूरा टेस्टिंग हो जाता है प्लेयर का। लूज बॉल ना के बराबर रहता है।
रणजी ट्रॉफी सडनली एक ऐसा लगता है कि बहुत ऊपर के लेवल में आ गए। वो मैच में जी। मैंने करीबन 100 के ऊपर बॉल खेला है, सिर्फ 29 रन किया था, क्योंकि उस टाइम में लूज बॉल मिल ही नहीं रहे थे, और ऊपर से हाँ सब हाँ, सीनियर प्लेयर थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस था बहुत। निश्चित तौर पर है कि यादगार मैच आपके लिए। लेकिन जब लीस्ट ए का कैरियर हम उठाकर देखते हैं, यहाँ पे आपका जबरदस्त आंकड़ा नजर आ रहा है। 70 का स्ट्राइक रेट है, 32 का एवरेज है। लीस्ट ए पे अपने आप को ढालना, अपने आप को साबित करना कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि अलग सा एक फॉर्मेट है, 50 ओवर का क्रिकेट है। एक्चुअली मुझे व्हाइट बॉल ही पसंद है एक्चुअली। हाँ और हाँ। मेरे मेरे बैटिंग स्टाइल हो या बॉलिंग स्टाइल हो, मेरे को वो शॉर्ट फॉर्मेट ज्यादा सूट करता है। और जी वन वन डे लिस्ट डे मेरे को बहुत मतलब कंफर्टेबल लगता है। और उसमें जी। यादगार मैच था बंगाल के अगेंस्ट, जो हम लोग चेस करके जीते थे, 123 नॉट आउट था उसमें। वो मेरी सबसे बेस्ट जी। मैच थी। जब लीस्ट ए का मैच को याद करें, पहला मैच 2015 फरवरी 6 तारीख को, जब एक फॉर्मेट से आप दूसरे फॉर्मेट पे आते हैं, क्या कुछ सोच में बदलाव करना पड़ता है बतौर बल्लेबाज? बिल्कुल, बहुत बहुत डिफरेंट गेम है, दोनों में बहुत डिफरेंट गेम है। हमें शॉर्ट सिलेक्शन मतलब रिस्क कम करना पड़ता है, लिस्ट में थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ता है, शॉर्ट सिलेक्शन सही से करना पड़ता है, बहुत सब जी। फर्क होता है वो। इंडिया ए और इंडिया रेड, ये बहुत बड़ा मंच था आपके लिए जहां पे आपने पंच लगाया है। आ, ये जो कहानी रहा है, इंडिया ए तक सफर आपने इंडिया तय किया इंडिया है, रेड चाहे। चैलेंजर ट्रॉफी तक, इंडिया रेड। जी। इंडिया हाँ। इंडिया रेड, जहां पे हमने देखे थे कि इरफान पठान और जाहिर खान जैसे खिलाड़ी उस एरिया पे बहुत सारे मैचेस खेलते हैं। तो वहां तक पहुंचना और उनके साथ खेलना कितना, क्या कुछ आपको सीखने के लिए मिला है और कैसे आप वहां तक पहुंच पाए? वहां तक यही लिस्ट और 2020 के परफॉर्मेंस से ही पहुंचे थे वहां पे। उस टाइम में जी 2020 में भी ऑलमोस्ट ऑल इंडिया का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था मैं, और लिस्ट में भी अच्छा हुआ था। तो उस हिसाब से चैलेंजर ट्रॉफी मिला था, और चैलेंजर ट्रॉफी में तो एनी टाइम टफ टफ मैचेस ही रहता है। उस टाइम में मेरे जी साथ निरंजन बेहरा थे, वो इंडिया ग्रीन में थे वो एक्चुअली। तो हम दोनों का जी। सिलेक्शन हुआ था उस टाइम में। वो भी लेवल और एक ऊपर लेवल है। सब इंडिया प्लेयर, सब करंट इंडिया प्लेयर, मेरे टीममेट्स में विराट कोहली भी टीममेट्स में था, सेम टीम जी में थे। और कैफ कैप्टन था, गौतम गंभीर थे। ऑलमोस्ट सब इंडिया प्लेयर उस टाइम में खेलते हैं। बिल्कुल। विराट कोहली, गौतम गंभीर, ऐसे नामी दामी खिलाड़ी, मोहम्मद कैफ, हम सिर्फ अभी उनका कमेंट्री सुन रहे हैं। लेकिन और एक सवाल यहाँ पे विप्लव स्वाइन टेन आपके सामने रखने की मेरे को गुजारिश की है कि गुड मॉर्निंग परेश भाई, आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। ओडिशा का 5 प्लेयर का नाम बताइए जो आने वाले समय पे आईपीएल खेल सकते हैं, वो कैपेबिलिटी है उन खिलाड़ियों के पास। तो उसे कुछ खिलाड़ियों का नाम लीजिए जो उड़ीसा का फ्यूचर है या फिर इंडिया का फ्यूचर है, उड़ीसा के टीम से अब जो रिसेंट प्लेयर खेल रहे हैं। सॉरी डिसअपॉइंट करने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली जब से रिटायर लिया तब से मैं लाइन चेंज करके अभी जूनियर्स को ज्यादा फॉलो कर नहीं रहा हूँ एक्चुअली अभी। करंटली जी जी। करंटली मैं थोड़ा सा ऑफिस मैचेस में बिजी रह जाता हूँ मुंबई में, तो इसलिए इस तरह फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। और इवन कोई भी बेस्ट फाइव लेने भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि सब में सही कैपेबिलिटी नहीं होती रहे। है, बस सही टाइम में सही चीज सही क्लिक करना है। जी बिल्कुल। चलिए उसके बारे में हम आगे की वो आगे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत स्पेशल मैन ऑफ द मैच हो। कौन सा वो टूर्नामेंट था जहां पे एक मैच पे आपने कमाल किया था? हम लोग के एक कॉर्पोरेट ट्रॉफी होती थी, कॉर्पोरेट ट्रॉफी जो हम्म। इंडिया की सबसे बड़ी टूर्नामेंट थी, जिसमें 1 करोड़ जी का प्राइज मनी था। उसके फाइनल मैच में हम लोग का इंडिया सीमेंट के साथ मैच था। वो मैच में मैं मेरा 50+ रन थे और 2 विकेट थे, उसमें मैन ऑफ द मैच हुआ था। वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट था और इंडियन लेवल को रिप्रेजेंट किया था, तो वो वाला मेरे लिए बहुत बड़ा था। जी। अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज के ऊपर। एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है। जब आप मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतना चाहते हैं, फिर वही सवाल मैं रखूंगा कि टूर्नामेंट कौन सा था और उस टूर्नामेंट के हर मैचेस पे आपने कमाल की बैटिंग की थी और बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जहां पे आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था और वो वन ऑफ द फेवरेट होना चाहिए।
मैन ऑफ द सीरीज जैसे, क्लब टूर्नामेंट तो छोड़ ही दीजिए, उसको क्या जी मतलब, क्लब टूर्नामेंट तो बहुत हुए हैं, अभी याद भी नहीं है। लेकिन वही इंडियन ऑयल के लिए जब टेस्टिंग मेरा चल रहा था, तो वो मैन ऑफ द जी। सीरीज हुआ था, मैं चेन्नई में, वाईएससी टूर्नामेंट था, उसमें उसमें अगेंस्ट टीम हम लोग का कैनरा बैंक था, हाँ और हाँ। फाइनल में, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में मिला मिलजुल के मेरा मैन ऑफ द सीरीज हुआ था। अब रन और फिगर इतना याद नहीं है एक्चुअली, बहुत दिन हो, बहुत साल हो गए, जी। जॉब जब ज्वाइन किया था तब। थोड़ा सा आपके आपके जो यादें को ताजा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ रिकॉर्ड जो खुद आपने बनाया था और उसको तोड़ पाना और कोई खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लगेगा, और उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं तो सिर्फ परेश पटेल ही तोड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे रिकॉर्ड आपने खुद बनाया था, उसको शेयर कीजिए प्लीज। ऐसे तो कुछ फंसा रहे हैं कुछ ऐसे। अब। नहीं मतलब वैसे वैसे क्या बोलूं, वैसे कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं अभी तक। चलिए लेकिन हम पहला सेंचुरी के बारे में बात करते हैं कि पहला सेंचुरी, उससे सबसे बड़ा तो रिकॉर्ड वही हो सकता है हाँ, हर एक बल्लेबाज के लिए। तो पहला सेंचुरी जब आपने लगाया था, किस टीम के अगेंस्ट पे लगाया था, और किस सोच के साथ आप बैटिंग कर रहे थे, मैच का सिचुएशन क्या था, और आपने किस हिसाब से बैटिंग किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हम लोग का पहला मैच था वो टूर्नामेंट टूर्नामेंट एक्चुअली पूरा टूर्नामेंट जो लीस्ट ए का टूर्नामेंट था, उसमें लास्ट मैच था बंगाल और उड़ीसा का। जो टीम जीतेगा हम्म। वो टीम लीग चैंपियन होगा। उसमें हम्म। सामने टीम में सौरभ गांगुली भी खेल रहे थे, हाँ और हाँ। रिद्धिमान शाह, सब पूरी फुल टीम थी उनकी। उस वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, उन लोगों ने बनाया 280 समथिंग, 280 ऑट बनाए 50 ओवर्स में। वो मैच में हम लोग का, मेरे साथ ओपन स्टार्ट किया है नटराज बेहरा। हम दोनों का ओपनिंग बहुत जी बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, इवन 100 रन प्लस पार्टनरशिप वहीं पे हो गए। वो 50 ऑट बनाए थे किसने। उसके बाद वहां से मैच ले जाना वॉज मेमोरेबल फॉर मी, वहां से मैच यस। जिताना, और नॉट आउट रह जी के जिताना बिल्कुल। 123, वो बहुत अच्छी बात थी। इसलिए कहा जाता है कि गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा, ये क्रिकेट का जंग है जनाब, मेहनत नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। कैसे बंगाल को बढ़ेगा। आपने नेस्ता नाबूद किया और उड़ीसा का नाम को आपने रोशन किया। अब आते हैं जो जिन खिलाड़ियों के साथ आप खेल चुके हैं, खासतौर पर उड़ीसा का खिलाड़ी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, जो आपके टीममेट थे, जिनके साथ आप डगआउट शेयर किए हैं। तो जब ओडिशा क्रिकेट को आप उठाकर देखते हैं, पूरा आपका कैरियर को उठाकर देखते हैं, वैसे कुछ 5 से बल्लेबाज का सबसे पहले नाम लीजिए जिन्होंने आपको प्रभावित किए हैं, उनके बैटिंग देखने के लिए आप पैसा खर्चा करके जाएंगे। नहीं, हम लोग के बैच में बहुत अच्छे से बैट्समैन थे, इवन गोविंद पोदार, विप्लव सामंतराय, नटराज बेरा मेरा सबसे फेवरेट था। वो जी टैलेंट जो था, वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट था, नटराज बेहरा। वो एक मटेरियल लगता था जो इंडिया खेलता, और मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग था, उसका एफर्टलेस, जिस दिन उसके उसका डे था उस दिन वो एफर्टलेस, कोई भी आए कुछ भी आए, वो डिफरेंट ही था। और जी। उसके बाद और हाँ, और कुछ बल्लेबाज, गोविंद और पोदार का आपने नाम लिया, आपने विप्लव सामंत राय और नटराज बेहरा। शुभ्रांशु सेनापति बहुत क्लास बैट्समैन है, बहुत अच्छा जी। बैट्समैन है अभी। और भी है, मैंने बहुत सारों के साथ खेला हूँ मैं। और उसमें कुछ हल्दर गेंदबाजों पहले, का नाम लीजिए। गेंदबाजों में बसंत महांती, वो तो हम्म। एवरग्रीन टाइप, आलोक मंगराज, और सबसे बेस्ट हाँ। मेरा पार्टनर था, मैं जिसके साथ डेब्यू किया है, दीपक मंगराज। जी उसके अंडर में ही हम दोनों के रूम पार्टनर ही थे, और उसके अंडर में ही वो तब तक सीनियर हो चुका था, क्योंकि वो खेल चुका था 1-2 साल, और मैं जस्ट नया आया था, तो वो पूरे हर एक जन सीनियर थे मेरे को छोड़कर, मतलब सब कोई, देवाशीष जी। मानती ऐसे ऐसे सब थे, तो उस टाइम में वही एक सपोर्टर था मेरा जो जूनियर के हिसाब से रहता था मेरे साथ। देखिए अभी राजेश सिर्फ। मानती, जो अभी जो नया बॉलर है, वो भी हाँ हाँ। बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। किसी एक गेंदबाज का नाम लीजिए जो आपको दिक्कत पे डाल सकते हैं। आप एक लेफ्टी बल्लेबाज है, लेफ्टी को बहुत अच्छा डालते हैं, और बहुत तगड़े गेंदबाज रह चुके हैं उड़ीसा के लिए। ऐसे कोई गेंदबाज है जो आपको कठिन सवाल पूछ सकते हैं? वैसे डे करावन से तो सब गेंदबाज अच्छे लगते हैं, लेकिन जी आलोक मंगराज वो लेफ्टी को मेरे को परेशान बहुत ज्यादा करता था। जी।
अब आते हैं कुछ ऑलराउंडर का नाम लीजिए, जैसे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट पे जबरदस्त खेल वो दिखा चुके हैं अपनी टीम के लिए। ऑलराउंडर के हिसाब से विप्लव सामंत रहे। पहले हम्म। पहले जितनी बॉलिंग बैटिंग दोनों, फील्डिंग तीनों अच्छी थी उसकी। अभी गोविंद पदार भी ऑलराउंडर के हिसाब से है। जी। और एक्चुअली क्या, मैं यही सब बैच के साथ खेला हूँ इसलिए। हाँ हाँ। और मेरा डेब्यू हुआ था संजय राहुल सर, तो एनी टाइम वो भी थे। फेवरेट रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और ऑलराउंडर में यही थे सब। चलिए, अब आते हैं आगे की तरफ, कुछ स्किल्स के बारे में बात हाँ, एक करते नाम हैं। भूल गया मैं, जो मेरे साथ हाँ जो हाँ। टीम में जो दो ऑलराउंडर शेयर करते थे, दो ऑलराउंडर रहते थे मैक्सिमम। पहले लिस्ट ए हो, उसमें मैं और एक निरंजन बेहरा और राकेश मांदी। हाँ हाँ। हम तीनों रहते थे, ताकि दूसरे ऑफिशियल पे स्पिनर की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लिस्ट ए की बात कर रहा हूँ। जी। तो निरंजन बेहरा का आपने नाम लिया, सार के साथ हम बात कर चुके हैं पहले से, और उन्होंने भी आपके बारे में बहुत तारीफ किए थे कि परेश पटेल को यार देखना, कैसी वो बैटिंग करता है, या फिर कैसी उनका गेंदबाजी है, कैसे। हाँ, इस सब आपके आपके पास तो मतलब गेम था, बैटिंग पे नहीं तो बॉलिंग पे आप कुछ करके देते थे अपनी टीम के लिए, जो आपका खास बात रही है आपकी खेल को हम जब भी उठाकर देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्किल्स के बारे में बात करते हैं। एक प्रॉपर बल्लेबाज बनने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, हमारे यंगस्टर के लिए क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? कोई बल्लेबाज बनना चाहता है तो फिर उसके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? बेसिक बेसिक रहता है टेक्निक। टेक्निक जरूरत नहीं होती कि एकदम 100% आप एकदम बुक स्टाइल में खेलो। हम लोग की मैक्सिमम बैट्समैन को बुक स्टाइल सबकी नहीं होती है, सबका डिफरेंट रहता है। बस आप उसको हम्म। कैसे आप अप्लाई करते हो, उस पोजीशन में कैसे अप्लाई करते हो, वो इम्पोर्टेंट रहता है। मतलब क्या क्या चीज बॉलर क्या चाहता है, बॉलर जो चाहता है उससे हिसाब से आप ना करो, तो वो आपके प्लस पॉइंट है। अगर एक ही जगह पे एक फील्डिंग लगाया है बॉलर ने, और उसी उसी तरह आप उसके हिसाब से ही बैटिंग करोगे, तो आप फंस सकते हो। जो उसके अगेंस्ट बैटिंग करना पड़ेगा, बॉलर के थिंकिंग के अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको। और जी। मेनली पेशेंस। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने 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 शॉट्स के लिए वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को अभी बोलना बहुत इजी रहता है, लेकिन हम लोग भी वो गलती कर चुके हैं। जो कम गलती करेगा वो ज्यादा आगे जाएगा। जी। टेम्परमेंट का किस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए प्रेशर सिचुएशन पे, और जब आप टेस्ट मैचेस खेलते हैं तब तो टेम्परमेंट मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक आपको रखना है, दिमाग की तौर पर आपको सेट होना है। और जो आपने सेट किया है वो कुछ अलग लेवल का आपने क्रिकेट खेला है, क्योंकि अब जो क्रिकेटर आ रहे हैं शायद उनको T20 फॉर्मेट ज्यादातर पसंद है। शॉर्ट फॉर्मेट जितना ज्यादा खेलेंगे उनके लिए शायद उतना बेहतर हो रहा है इस समय। लेकिन पहले क्या होता था कि 50 ओवर क्रिकेट, या फिर जो टेस्ट मैचेस होता था वहां पे हर दिन आपको जिस हिसाब से दिमाग ठंडा करके खेलना है वो बहुत मुश्किल था आपके लिए, हर खिलाड़ी के लिए मुश्किल था। और उसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से साबित भी किया है। अब कुछ सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, आपको सिर्फ नाम लेना है। चाहे आप इंडिया के कुछ खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं, आप उड़ीसा के खिलाड़ियों का नाम ले सकते हैं। इंडिया का इंडिया इंडिया के खिलाड़ी के साथ आप खेल चुके हैं तो इंडिया का खिलाड़ियों का नाम लीजिए, बेहतर रहेगा। फियरलेस बैट्समैन, इंडिया क्रिकेट को आप जब उठाकर देखते हैं, फियरलेस बैट्समैन आप किसका नाम लेना चाहेंगे? पीएलएस बैट्समैन उस समय युवराज था, युवराज युवराज सिंह। सिंह। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद उस प्रकार की वो शॉट खेलते थे। ये मेरे ऑफिस ऑफिस मेट भी है, रोहित शर्मा। हाँ हाँ। उसके साथ मैं रोहित। बहुत बहुत टूर्नामेंट भी खेल चुका हूँ, क्योंकि वो हम लोग इंडियन ऑयल में ही जॉब करते हैं। तो उसकी हाँ तरह हाँ। एक्यूरेसी लाना, बॉल के हिसाब से खेलना और कोई नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए, एक सच बात अब मैं आपको बताऊं कि रोहित शर्मा आज ए बैट्समैन मेरे को बहुत पसंद है। मतलब मैं किसी बल्लेबाज के लिए दुआ करता हूं कि अरे यार इस पारी पे शतक आ जाए, इस पारी पे हाफ सेंचुरी आ जाए। वो एकमात्र खिलाड़ी रोहित शर्मा जिनके लिए मैं दुआ करता हूँ। दुआ तो इसलिए भी करता हूँ कि इंडिया जीत जाए। लेकिन रोहित शर्मा के पास जो टाइमिंग है, जिस हिसाब से वो पुल शॉट लगाते हैं, कुछ हम्म। अलग कला है उनके पास, कुछ अद्भुत तरीके से वो बैटिंग करते हैं। और क्या बताना चाहेंगे रोहित शर्मा के बारे में, इतने करीब से आप उनको जानते हैं? रोहित शर्मा मतलब अच्छा, मतलब 5-6 टूर्नामेंट साथ में उसके कैप्टनशिप में खेल चुके हैं हम। और वो मतलब जैसे कि एकदम फ्री माइंडेड, मतलब
कुछ भी जो भी मन में हो बोल देगा, वैसा कुछ नहीं कि मन में रखे। और बहुत हेल्पिंग नेचर वाला है, मतलब बहुत, मतलब जूनियर मुंबई के मैक्सिमम बैट्समैन को आप जूनियर बैट्समैन देखेंगे उसके बैट उसके पास होंगे। और आ, टीम के मतलब और सपोर्ट कैप्टन के हिसाब से बहुत सपोर्ट करता है भाई, मतलब 6 बॉल में 6 छक्के खाएगा, उससे ज्यादा खाएगा क्या? उस हिसाब से वो कॉन्फिडेंस जी। देता है। वाह। तो अब भारत का भी कप्तान रह चुके हैं, आने वाले समय पे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप पे कप्तानशिप करेंगे। किस हिसाब से आप देख रहे हैं रोहित शर्मा का कप्तानशिप को? क्या आने वाले समय पे एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप वो भारत को दिला सकते हैं? ये हमें हमें वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो तो प्रूफ करते आ रहा है एक्चुअली। मतलब वो जी। हर एक लेवल में प्रूफ करते आ रहा है। तो उसके लिए तो नो डाउट उसके कैप्टनशिप में मतलब कोई प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा इंडियन टीम के बारे में बात करते हैं, अभी के स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ है, जहां पे विराट कोहली और KL राहुल का वापसी हुआ है। ईशान किशन को बहुत बार ट्राई किया था भारतीय टीम ने बतौर ओपनर, लेकिन एशिया कप में उनका नाम नहीं है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल जो कि इंजरी के चलते एशिया इंजरी के कप से कारण। बाहर हो चुके हैं। लेकिन आपके नजर पे क्या भारतीय टीम जिस हिसाब से ये जो 15 स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया है, जहां पे चार चार स्पिनर लेकर गए हैं एशिया कप खेलने के लिए, क्या और एक तेज गेंदबाज होना चाहिए था इस स्क्वाड पे? जहां पे आप देख रहे हैं अर्शदीप सिंह, आवेश खान और भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, ये चार गेंदबाज है। क्या मोहम्मद सामी का जगह बन रहा था भारतीय टीम पे? वैसे उन लोग के सिलेक्टर तो अच्छा ही डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी अभी जैसा कि बेंच 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 स्ट्रेंथ है अपना इंडिया का, इवन 2 से 3 टीम बना देंगे तब भी कोई टीम को बीट करने डिफिकल्ट हो जाएगा। और बाकी एशिया में जी। है, साजा में है, तो कोई मतलब स्पिनर के हिसाब से ही सही है। तो रविंद्र वो सोच जाडेजा के समझ कर। साथ रविंद्र हाँ, जाडेजा के साथ रविचंद्रन अश्विनी या फिर रवि बिशोई, या फिर और एक चहल। स्पिनर उनका नाम चहल, आप किसको रखना चाहेंगे प्लेइंग 11 पे? टफ कॉल है। ज, फिर भी ज, जाडेजा तो एनी टाइम, जाडेजा के साथ मैं अश्विन को रखूंगा अश्विनी एनी टाइम। रखेंगे क्योंकि क्योंकि बिश्नोई लेग स्पिनर है, चहल भी लेग स्पिनर है, और लेफ्ट हैंड स्पिनर के हिसाब से भी जाडेजा है। तो एक ऑफ स्पिनर टीम जी। में रहना बहुत जरूरी है अगर लेफ्टी हो। और अश्विन की तरह एक्सपीरियंस कौन है? जी। लेकिन हम जब भी देखते हैं परेश सर, कि दो ऐसे फिनिशर आपके पास है जो मैच को फिनिश करते हैं। एक फिनिशर थोड़ा सा आपको गेंदबाजी दे सकता है, दीपक हुडा और दिनेश कार्तिक। जब आप वो नंबर 7 नंबर 8 पे कोई खिलाड़ी को खेलते हुए देख रहे हैं, क्या वो दीपक हुडा होंगे या फिर दिनेश कार्तिक? दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक अनुभव के साथ आप जा रहे हैं, और मेरे बिल्कुल। विचार पर अनुभव को आप लेकर जाना भी चाहेंगे। अब हम फियरलेस बल्लेबाज के बारे में आपको सवाल किया था, एक्यूरेट बल्लेबाज के बारे में सवाल किया था। अब आते हैं एक्यूरेट बॉलर, यानी कि जो टप्पा पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं। जाडेजा, कोई डाउट नहीं। जाडेजा। उससे ज्यादा एक्यूरेसी बेस्ट। मैंने आज तक नहीं देखा। जी। बेस्ट फिनिशर किसका नाम आप लेना चाहेंगे फिनिशर के तौर पर? फिनिशर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। गेम चेंजर, यानी कि मैच का काया को पलटने वाला खिलाड़ी? ऋषभ पंत। ताबड़तोड़ पंत। दो ऐसे सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए जो आपका बेस्ट ओपनर होना चाहिए ऑल टाइम। रोहित शर्मा, KL राहुल। रोहित शर्मा, KL राहुल। बेस्ट विकेट कीपर? फिलहाल ऋषभ पंत है, क्योंकि धोनी तब रिटायर्ड हो गए। फिलहाल। जी। ऑल टाइम फेवरेट पे विकेट कीपर पे आप किसको रखना चाहेंगे? किसमें विकेट कीपर? जी। ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर ना, जी। वैसे तो रोहित शर्मा ही है, लेकिन विकेट कीपर के हिसाब से ऋषभ पंत ही है। और लेकिन चलिए। टेस्ट टेस्ट बेस्ट। टीम का मैं अगर चेंज कर दूं, खाली टेस्ट टीम का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए मैं रिद्धिमान सा प्रेफर करता हूँ। जी। जी। बहुत लाजवाब विकेट कीपर है। और एक समय तो बहुत बहुत बार ये चीज चर्चा हुआ है कि टेस्ट जब आप जा रहे हैं बाहर खेलने के लिए या फिर इंडिया पे खेल रहे हैं, तो रिद्धिमान साहा आज विकेट कीपर, आप उनके ऊपर थोड़ा सा नजर रखें। लेकिन पवित्र नायक जो हमारे उड़ीसा के एक उम्दा कमेंटेटर रह चुके हैं, उनका एक हम्म। सवाल आया है कि सूर्य कुमार यादव के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जिस हिसाब से वो रेड हॉट फॉर्म पे चल रहे हैं,
एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को हम जब भी देख रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकते हैं भारत के लिए और सबसे ज्यादा रन भी बना सकते हैं, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्चुअली वो जॉब करते थे बीपीसीएल में। तो हम हाँ लोग के हाँ। वहां पे एक कॉर्पोरेट मैचेस में मतलब ऑयल सील्ड मैचेस चलते रहते हैं। तो जितने करीब से उसकी मार हम लोगों ने देखी है, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखी होगी। मतलब आउटस्टैंडिंग जी आउटस्टैंडिंग है उसकी। मतलब वो भी वही वही गेम चेंजर में उसका भी नाम आएगा, क्योंकि और उसके शॉट्स जो डिफरेंट टाइप के शॉट्स है, 360 डिग्री शॉट्स आप बोल सकते हो उसके पास। तो वो कोई भी जी। लेंथ के बॉल को तीन चार हर एक लेंथ के बॉल को उसके पास तीन चार शॉट्स है। तो आप बिल्कुल आप बोल जी सकते हैं वो गेम चेंजर चलिए, सूर्य कुमार इसमें। यादव, बेस्ट विशेस और ऑल द बेस्ट एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के लिए आपको। अब आते हैं बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास, गति यानी कि बल्लेबाज का दुर्गति। अभी ये जो यंगस्टर आ रहा है आवेश खान, बहुत अच्छा है, हाँ मतलब हाँ। अच्छा है। और अभी जो 157 डालने वाला है, इमरान इमरान जी। मलिक ना, उमरान मलिक। उमरान मलिक, वो बहुत फिट है, बहुत फिट। और एफर्टलेसली 150 प्लस डाल दे रहा है। मतलब इंडिया में ऐसे बॉलर रहने बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत कम। एफर्ट के बिना ही डाल रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल। अब बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि इक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना, वो काबिलियत है उस खिलाड़ी के पास। विराट कोहली। विराट कोहली। रन सामने मशीन अगर कोहली। कोई भी सामने हो तो उसको भी दौड़ा देगा। जी। लेकिन थोड़ा सा विराट कोहली जो भारत के कप्तान रह चुके हैं, इतने बड़े खिलाड़ी, लेकिन पिछला 2-3 साल उतना बढ़िया नहीं चला है उनके बदले से। रन हमको देखने के लिए नहीं मिला है, शतक का हमने इंतजार अभी भी कर रहे हैं। विराट कोहली के साथ क्या हुआ है वो सबको पता है, लेकिन आज प्लेयर क्या इस सिचुएशन पे, जैसे आपका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, क्या करना पड़ता है आपको, किस हिसाब से आप मूव ऑन करते हैं, किस हिसाब से अपने आप को कम बैक करते हैं? आपके लाइफ पे भी हुआ है कभी कभार ऐसे, मतलब रन नहीं बन रहा है, उसके बाद अपने आप को कम बैक करना कितना मुश्किल होता है एक खिलाड़ी के लिए? उस टाइम में क्रिटिसाइज सबसे डिफिकल्ट होता है कि बाहर की बातें सुनना, वो अवॉइड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और विराट विराट कोहली तो एक बार वो कमबैक कर ही चुके हैं। एक बार उनका जो मतलब फॉर्म गया था, उसके बाद एकदम एकदम फायरी कमबैक किए। और मेरे को लगता है इसी टाइम में कब कब एक क्लिक मिल जाए और कब कमबैक करे कोई ठीक नहीं, क्योंकि वो इतने क्लासी बैट्समैन है। उसका 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 टेक्निक वो डिफरेंट ही है। और तो वो उसको कमबैक जी। करना बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। कब एक क्लिक में कमबैक करेंगे कुछ ठीक नहीं है। और मेरे देखिए, को पता उन्होंने है वो बहुत छोटी। बहुत बहुत हार्डवर्क कर रहे होंगे, वो उसके पीछे पूरा लग गया हो, क्योंकि हार्डवर्क और उसका बहुत अच्छा गहरा संबंध है। जी। देखिए, कठिन परिश्रम, पक्का इरादा, हिम्मत जो दिखलाएगा, एक ना एक दिन मोती वो ढूंढ कर लेकर आएगा। और विराट कोहली वो मोती खिलाड़ी है भारत के लिए, या फिर 26 कैरेट खड़ा सोना खिलाड़ी है। और हम सभी का उम्मीद है, पूरा हिंदुस्तान का ये उम्मीद है कि विराट कोहली फायर करे और वो रन मशीन हम दोबारा उनको बोल पाए, और वो हाफ सेंचुरी सेंचुरी बार बार जड़ते जाए भारत के लिए। तो उम्मीद ये रहेगा कि विराट द रन मशीन कोहली फिर दोबारा उनके रंग पे आ जाए। क्योंकि वो एक कहावत विवेक राजस्थान ने कहा था कि अगर मगर मैं काश में हूं, मैं खुद अपनी तलाश में हूं। तो विराट कोहली खुद को ढूंढ रहा है अपने अंदर। तो अब वो सब खत्म करके एक बड़ा पारी आ जाए एशिया कप पाकिस्तान के खिलाफ, तो बहुत मजा आएगा। अब यस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ हैंड फील्डर, सेफ हैंड फील्डर यानी कि फील्डर जबरदस्त। सबको पता होगा, रविंद्र जाडेजा। रविंद्र जाडेजा, रॉकेट जाडेजा। बेस्ट डेथ बॉलर, आखिरी ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बुमराह। जसप्रीत बुमराह। आपका आइडियल क्रिकेटर, आप जिनसे बहुत कुछ सीखे हैं या फिर आप उनको रोल मॉडल मानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट पे? वैसे सीखना तो अलग बात है, लेकिन रोल मॉडल जैसे युवराज सिंह जी थे, लेफ्टी हाँ बैट्समैन। हाँ। तो वो मेरे, युवराज सिंह। या अदर 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 कंट्री से कोई दूसरा कंट्री, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे बाहर से कोई खिलाड़ी जिनका खेल देखने के लिए आप तरस जाते हैं कि नहीं यार, इस खिलाड़ी के अंदर बहुत काबिलियत है या फिर रिक, बहुत क्लास है? रिकी पॉइंटिंग।
बैटिंग रिकी और पंटिंग। बैक लेफ्ट, और वो जो शॉट्स जो बैक फुट में क्लास थे। रोहित शर्मा से पहले शायद किसी बल्लेबाज के पास थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा हो तो वो रिंकी पंटिंग है। और हाँ, शायद वो पुल शॉट उनसे बेहतर कोई नहीं लगा कोई नहीं सकता था लगा उस सकता, हाँ। समय, उस दौर के बारे में जब भी बात करें। तो रिकी पंटिंग जो लेजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं और एक उम्दा कप्तान रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? मुंबई इंडियंस। मुंबई से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, मुंबई। इसलिए जी, इसलिए मेरा भी पसंदीदा टीम मुंबई इंडियंस है। लेकिन अब थोड़ा सा जो सवाल मैं आपके सामने रखूंगा कि देखिए, कोई यंगस्टर क्रिकेट खेलना चाहता है, उसको एकेडमी ज्वाइन करना है, क्लब क्रिकेट खेलना है, फिर वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है। क्या वो रास्ता है जहां पे आप शुरुआत यहाँ से करेंगे और वहां तक आप पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं? तो मेरा ये क्वेश्चन आपके सामने जो है कि कैसे आप क्लब क्रिकेट से शुरू करके इंडिया तक रास्ता तय कर सकते हैं, उसके बारे में क्या क्या करना पड़ेगा? और क्या एज होना चाहिए एक खिलाड़ी को जहां से वो शुरू करे? तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। एज देखिए, अभी अभी सबको स्टार्ट कर रहे हैं जूनियर से ही, मतलब एज एज पकड़ लो, 8 9 10, अभी तो 6 7 एज में भी बैट पकड़ के एकदम अच्छे से खेल रहे हैं। तो 8 9 10 जी। में स्टार्ट करना बहुत सही है। पहले अपना बेसिक बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग करना बहुत सही है। और फिर क्लब मैचेस के प्रेशर बहुत अच्छे होते हैं। मैटिंग में हो भले जो भी हो, लेकिन क्लब मैचेस के प्रेशर जो होता है, मैच मैच प्रैक्टिस होती है उसमें। वो वहां जी। पे मैच जिताना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद अभी अभी जैसा सिस्टम हो गया उड़ीसा में, बहुत अच्छा हो गया। जैसे लीग मैचेस हो रहे हैं, 2020 लीग मैचेस हो रहे हैं, रणजी मतलब ये डेज लीग मैचेस, फॉर्मेट बहुत अच्छा हो गया। और टेबल के हिसाब से सिलेक्शन होता है, तो उसमें कुछ ऐसा भी नहीं है, पार्सलिटी है वैसा कुछ नहीं है। जो टॉप किया, जो टॉप में रहे, टॉप 5 में, टॉप 10 में, वो सिलेक्ट हुए। कोई किसको बोलने वाला जी। भी नहीं है। तो अभी अपने हाथ में परफॉर्मेंस है। और जहां मैच मिले वो खेलना चाहिए, जो मैच मिले वो खेलना जी। चाहिए। मैचेस से ही होगा, प्रैक्टिस से आप एक सर्टन तक बेसिक ठीक कर सकते हो, लेकिन मेन आपको कॉन्फिडेंट और मैचेस से ही मिलेंगे। जी। हम जब ये रश्मि रंजन परिडा जो अब भारत के उड़ीसा के कोच हैं, उनके साथ जब भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने एक बढ़िया बात कहा था कि जो हमारे उड़ीसा के खिलाड़ी हैं, जो यंगस्टर है, शायद उनको इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए। आप बाहर जाके खेलिए, आप जितना मैचेस खेलेंगे उतना अनुभव आएगा आपके अंदर। अब हम्म। जब अनुभव एक बार आ जाता है ना, तो फिर आप सामने वाले टीम को दिक्कत पे डाल सकते हैं, क्योंकि अनुभव एक ऐसा चीज है जो आपको आगे की तरफ लेकर जा सकता है। और आपने भी उसी बात का जिक्र किया कि आप मैचेस खेलते जाइए, मैचेस का जो अनुभव होता है वो कुछ अलग होता है। क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है परेश पटेल सर का? और क्या करना पसंद है? मैं वैसे हर एक गेम में इंटरेस्ट रखता हूँ। स्विमिंग करता हूँ, बैडमिंटन मिले बैडमिंटन खेल लेता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ। तो वैसे जी। गेम से हर टाइम रिलेट रहता हूँ। और मेरे को फिटनेस का बहुत शौक है। मैं हर टाइम अपने आप को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं फिटनेस जी। पे खेलूं ना खेलूं, लेकिन फिटनेस अपनी मेंटेन करता रहूंगा। निश्चित तौर पर उसी फिटनेस के ऊपर मैं आपके सामने सवाल लाने वाला था कि आजकल जिस हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट बदल रहा है, क्या हर खिलाड़ी को अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए? तो फिटनेस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कितना घंटा आपको जिम पे देना है, कितना घंटा आपको ग्राउंड पे रनिंग करना है, क्या क्या करना, आप क्या करते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मैं मेरा अभी क्या, अभी प्रोफेशनल क्रिकेटर के हिसाब से बंद हो गया है। तो मैं अपना मेंटेन, हम्म। और मैंने कभी जिम को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है। जब खेल रहे थे तब को, मतलब जब ट्रेनर थे वो जो करवा रहे थे कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक एक पॉइंट के बाद मैं जिम नहीं, अपना अपना फिटनेस, मतलब रनिंग हो गया, कार्डियो हो गया, जी। हीट ट्रेनिंग हो गया, ये सब पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और मेनली, और क्रिकेटर के हिसाब से सबका डिफरेंट रहता है। स्पिनर के लिए डिफरेंट होता है, पेस बॉलर के लिए डिफरेंट होता है, बैट्समैन के लिए डिफरेंट होता है। तो कौन किस, वो ट्रेनर आपको ठीक गाइड कर देगा कि आपको किस हिसाब से करना है। लेकिन जी। मैंडेटरी हो गया, अभी फिट रहना मैंडेटरी। अब वो टाइम गया कि आप अनफिट होके खेल पाओगे। इतने मैचेस हो गए हैं कि आप कंटिन्यूस खेलना है तो आपको फिट रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज से हमारे जितने भी यंगस्टर है वो थोड़ा सा सबसे पहले तो फिटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिटनेस आपका बेहतर होगा, आप ज्यादा मैचेस खेल पाएंगे और आप आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। आपका फेवरेट शॉट
आंख बंद करके भी आप वो शॉट खेल सकते हैं। कट कट और कवर ड्राइव था। वाह, दोनों मुश्किल शॉट है। कट लगाना और नहीं, कवर ड्राइव मुश्किल खेलना। मुश्किल शॉट मतलब सबके लिए जो फेवरेट होता है वो उसके लिए इजी हो जाता है। जी बिल्कुल, जो आपका कमजोरी है वो कभी कभार ताकत बन जाता है, और कभी कभार ताकत जो है वो कमजोरी बन जाता है। कमजोरी बोल रहे हैं, वही शॉट्स लेकिन में ज्यादा आउट होते हैं हम। लेकिन ऐसे कुछ टाइम आया है जब कोई गेंदबाज ने आपको बहुत तंग किया, और वहां से आप इरिटेट होके आउट हो गए। ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? ऐसे बहुत बार हुआ है, कितनी मैचेस खेले, बहुत बार हुआ है वैसे। उससे सीखते हैं। लेकिन कभी कभार वो अपने कंट्रोल में रहता नहीं है, मतलब इतना माइंड जी कंट्रोल में नहीं रहता है कि वो चीज है, वो तो वैसे बहुत टाइम हुआ है। और कभी कभी जी इससे ओवरकम भी आ गए। जी। हम भारत पे देखते हैं बहुत सारे स्टेडियम है, बहुत सारे मैदान है। आप वानखेड़े पे जाएंगे, आपको थोड़ा सा वो लाल मिट्टी का विकेट मिलता है। उड़ीसा पे आप खेलेंगे, थोड़ा सा वो स्पिनिंग ट्रैक आपको मिलेगा। अब तो हम्म। कलकत्ता पे थोड़ा सा बाउंसी विकेट आपको मिल रहा है। किस विकेट पे आपको खेलने पे बहुत मजा आता था? कौन सा वो स्टेडियम है? अपना बंगाल में अच्छा लगता है, ईडन गार्डन में। और जी अपना बाराती तो एनी टाइम होम ग्राउंड है, फेवरेट ही रहता है। बाकी सब सब ग्राउंड में हम खेल चुके, मतलब सब ग्राउंड में कभी कभी वो क्या है ना, वो सीजन के टाइप से होता है कि वो सीजन क्या है, उस हिसाब से वो सीजन में उसका विकेट कैसा है। अगर ठंडी के मौसम आ गया है तो थोड़ा सा स्किडी भी रहेगा। और थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा टर्निंग होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। सबका विकेट डिफरेंट रहता है हर टाइम। जी। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इंडिया रेड। इंडिया रेड के लिए आप किस टीम से, टीम तो इंडिया रेड ही था, और उस टीम पे कौन सा खिलाड़ी थे जिनके साथ आप खेले हैं? आपके टीम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, और कैसा वो हमारे टूर्नामेंट था? सिर्फ मैंने सुना था उसके बारे में, कभी शायद मैं एक दो मैचेस देखा हूं, क्योंकि उस समय तो हम बहुत छोटे थे। तो हाँ, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उस टूर्नामेंट के बारे में। हम हमारे कोच लालचंद राजपूत थे। और हम्म। ओपनर गौतम गंभीर हमारी टीम में थे। पीके प्रवीण कुमार था। हाँ मोहम्मद हाँ कैफ और विराट कोहली और पिनल हाँ। शाह, जो मेरे साथ अभी इंडियन ऑयल में है। हम्म। और और थे, मतलब बहुत साल हो गए, 2006-7 में खेला था, इसलिए सब प्लेयर का तो याद नहीं है। हम लोग रनर्स अप हुए थे उसमें एक्चुअली। और वाह। इंडिया ब्लू चैंपियन हुआ था। इंडिया ब्लू पे कौन सा खिलाड़ी हुआ? उस टीम का कप्तान कौन थे, कुछ याद है आपको? उसमें अजिंक्य रहाणे प्लेयर था। और कैप्टन बहुत साल हो गए, सॉरी मेरे को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। चले कोई बात नहीं। लेकिन वो एक यादगार लम्हा था आपके लिए, क्योंकि एक इंडिया लेवल का क्रिकेट खेला जा रहा था वहां पे, और आपका टीम वहां पे रनर्स अप हुआ था। स्टॉप डिलीवरी, आप जब भी गेंदबाजी करते हैं, गेंदबाजी के बारे में हमने अभी तक चर्चा नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा आपकी गेंदबाजी के ऊपर हम जब भी नजर डालेंगे। लिस्ट ए पे आपने कुल मिलाकर 36 मैच खेले हैं, 36 विकेट चटकाए हैं। T20 पे 32 मैच पे 37 विकेट, और फर्स्ट क्लास पे सिर्फ 9 विकेट आपके नाम पे। शायद उतना मौका नहीं मिला है आपको गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन लिस्ट ए T20 के कैरियर पे आपका कुल मिलाकर 70 विकेट से भी ज्यादा ले चुके हैं। तो गेंदबाजी का जो अनुभव रहा है आपके पास, थोड़ा सा जैसे आप रविंद्र जाडेजा के बारे में बात कर रहे थे कि उनके जैसा आप गेंदबाजी कर लेते हैं, और एक ऑलराउंडर पैकेज आप थे उड़ीसा क्रिकेट के लिए। तो गेंदबाजी पे अपने आप को किस हिसाब से अपने साबित किया, और गेंदबाजी करना कितना मुश्किल होता है एक गेंदबाज के लिए, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बॉलिंग में एक्चुअली मेरी जो बॉलिंग स्टाइल थी वो एक्चुअली लीस्ट ए और 2020 के लिए ही थी। और हम्म। एक्यूरेसी एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा रखता था मैं। और डॉट बॉल्स के लिए ही जाता था, जिसकी वजह से विकेट मिलते थे। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट करता था ओवर लिस्ट ए और 2020 में। तो प्रॉपर जी ऑलराउंडर के हिसाब से ही खेलता था। और इसमें जी एक 5 विकेट होल भी है। और इसमें 4 विकेट होल 2 बार है बिल्कुल। मेरे ख्याल से। तो हाँ हाँ। इसलिए प्रॉपर बॉलर के हिसाब से ही खेलता था। और ज्यादातर आप और किस गेंद का इस्तेमाल कर रहे थे? आपका स्टॉक डिलीवरी क्या था? मेरा मेरा स्टॉक दे में फास्टर वाला ही था। मेरे हर हर बॉल की पेस थोड़ी ज्यादा ही रहती थी, तो तेज ही डालता था। जी तो जो गिर के जो अंदर आता है राइटी को, वो हाँ उसमें हाँ। मेरे को बहुत विकेट मिले हैं।
कोई एक आधा टर्न हो जाता था, जी उसमें विकेट मिल जाते थे। तो जी बेसिकली मैं ज्यादा टर्नर टाइप का बॉलर नहीं था, मैं स्किडी टाइप का बॉलर था। जी। सफेद गेंद के साथ आपको मजा भी आता था गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल। और बैटिंग बॉलिंग दोनों को एक समान आगे की तरफ लेकर जाना एक खिलाड़ी के लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन कठिन काम करने पे मजा भी आता है। और जो काम आपने किए हैं और उसका जो मजा है आपने उसको भी लिया है। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, ये गेंद पे क्या फर्क है? बहुत बार हम चर्चा करते हैं कि नई गेंद पे बल्लेबाजी करना, थोड़ा सा स्विंग को संभालने संभालने की काबिलियत आपके पास होना चाहिए। पुरानी गेंद शायद रिवर्स स्विंग बहुत बढ़िया होता है। तो बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, नई गेंद और पुरानी गेंद के बारे में थोड़ा सा हमको समझाइए। मैं वाइट बॉल के हिसाब से ही समझाता हूँ कि मैं, जी क्योंकि ओपनर था, तो वाइट बॉल में क्या स्विंग मिलता है, कोकाबूरा बॉल में बहुत स्विंग मिलता है, लेकिन उसका बेनिफिट भी है आपको। प्लेयर बहुत मतलब सर्कल में रहते हैं, आपको सिर्फ बॉल मतलब टाइमिंग करना है सही से तो आपको रन के लिए भी ज्यादा ऑप्शंस है। और स्विंग होगा थोड़ा सा, मतलब वो नए बॉल में 5-6 ओवर तक स्विंग होते हैं जो बॉल होते जी हैं। उसके बाद थोड़ा सा वो रफ हो जाता है, जिसकी वजह से स्विंग का कम हो जाता है, जो कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, अगर स्टार्टिंग में विकेट ना गिरे तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को बहुत हेल्प हो जाता है। और लास्ट में जी स्लॉट में स्पिनर, स्पिन भी विकेट के ऊपर डिपेंड करता है। और बॉल ज्यादा पुराना भी नहीं होता, क्योंकि वनडे में भी 2 बॉल यूज होते थे, एक इस तरफ से एक उस तरफ से, तो एक बॉल की लाइफ 25 ओवर तक की थी, तो ज्यादा पुराना होता नहीं है बॉल, तो वो लास्ट जी। तक रन करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया खुलासा आपने किया नई गेंद और पुरानी गेंद का क्या फर्क है उसके बारे में। विप्लव स्वाई, और एक बार आपको सवाल पूछे हैं कि परेश भाई, क्या कभी आपने सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी किए हैं, उनके एग्नेस्ट पे आप खेल खेल चुके हैं? तो क्या एक्सपीरियंस रहा है सचिन तेंदुलकर के बारे में, आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मैं इंडिया में सचिन तेंदुलकर को छोड़ के बाकी सब प्लेयर के साथ खेल चुका हूँ। इवन राहुल द्रविड़ के जी। साथ भी खेल चुके हैं हम। क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ। डोमेस्टिक में कभी सचिन तेंदुलकर बहुत कम खेलते हैं, वो सिर्फ फाइनल मैचेस हो या वैसे ही इंपॉर्टेंट मैचेस ही खेलते हैं, जी। वरना बाकी बाकी सब प्लेयर के साथ खेल चुके हैं। लेकिन क्रिकेट का भगवान हम उनको कहते हैं। क्या खास बात रही है सचिन रमेश तेंदुलकर के अंदर वो जो आपने मुंबई, देखा है? हाँ मुंबई में जो क्लब में वो एमआईजी क्लब में हर टाइम प्रैक्टिस करते हैं, वही क्लब में हम लोग ज्यादा मैचेस, वहां पे हम लोग इंडियन की प्रैक्टिस बहुत होती है, तो वहां वहीं से सुनने में आता है कि मतलब कोई शायद ही कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें वो प्रैक्टिस नहीं किया। इवन बारिश होने से भी गीला हो गए, चैलेंजिंग करके, मतलब टेनिस बॉल लाके कुछ ना कुछ करके वो प्रैक्टिस करते ही थे। कोई भी ऐसा दिन जी। नहीं होगा जिसमें वो प्रैक्टिस नहीं किए। और पूरे दिन में मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे तो वो बैटिंग उसकी कहीं गई नहीं, और हर एक सिचुएशन में अलग अलग टाइप के बैटिंग कर रहे थे। जी। तो आप एक महान बल्लेबाज बनने के लिए, एक महान हेलो। खिलाड़ी बनने के लिए पीछे आपको, जी सर, एक महान बल्लेबाज बनने के लिए आपको पीछे कितना मेहनत करना पड़ता है? शायद उसका एक एग्जाम्पल है सचिन रमेश तेंदुलकर और गॉड ऑफ क्रिकेट। थैंक यू सो मच सचिन सर, अपने भारत को इतना कुछ दिलाने के लिए। अ, अब आते हैं आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी का नाम। पापा का नाम है चुनीलाल पटेल, कुसुम पटेल। जी। और कुसुम पटेल। मेरी वाइफ का नाम है निधि पटेल। जी। और बेटे का नाम है सचित पटेल। सचित पटेल। सबसे पहले तो आपके माताजी पिताजी को नमस्कार और ढेर सारे शुभकामनाएं, क्रिकेट वाणी की तरफ से ढेर सारे अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने जो लड़का को, जिस लड़का को उन्होंने जन्म दिया है, शायद ओडिशा का नहीं इंडिया का नाम को उन्होंने रोशन किए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहा है और हमेशा से रहेगा भी। और हमेशा आप आपके परिवार के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हर दिन आप एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए आपके फैमिली के साथ। ये हमारा भगवान के पास दुआएं रहेगी। पहले सपोर्ट मिलता था, लेकिन स्ट्रगल लाइफ के बारे में मैं जानना चाहूंगा। हर खिलाड़ी के साथ स्ट्रगल हमने देखा है, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। आपके साथ क्या क्या हुआ है, यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा है आपको, और उस समय फैमिली का सपोर्ट किस तरीके से मिला है? तो स्ट्रगल लाइफ और आपका फैमिली के सपोर्ट के बारे में हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, स्ट्रगल तो बहुत,
मतलब हर एक प्लेयर के लाइफ में बहुत आता है, बहुत ऐसा पॉइंट आता है। मैं जैसे पहले ही बोल चुका था कि अब ये यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं क्रिकेट खेलना या वो तो रहेगा, लेकिन जो जो खेलने के लिए स्टार्ट कर रहा है, मैं यंगस्टर जो भी हो, उसको एक ही चीज बोलूंगा जो कि मैंने की है लाइफ में, कि कभी भी मतलब क्रिकेट के सामने कोई चीज को मत रखना। इवन मैं हम्म। अपने भाई की शादी भी मिस की है। फंक्शन क्या थे मैं भूल गया था, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को बहुत बाहर रहना पड़ता था क्योंकि मैं इंडियन ऑयल के लिए खेलता था, क्लब मैचेस खेलता था, रणजी ट्रॉफी खेलता था, दिल्ली स्टे खेलता था, 2020 खेलता था, तो उसके लिए मेरे को बहुत बाहर रहना ही पड़ता था। तो उसकी वजह से मैंने बहुत चीज, फंक्शन तो छोड़ दो, अपने भाई की शादी भी अटेंड नहीं की। अपने खुद की शादी में 2 दिन पहले आया था, शादी के बाद 2 दिन के बाद निकल गया था। तो वो चीज क्या के लिए अगर उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो, अब सब सेक्रीफाइस करने के लिए प्रिपेयर्ड हो, तभी आप ये क्रिकेट लाइन में घुसे। क्योंकि अभी जितना कंपटीशन हो गया है लाइफ में, क्रिकेट में हर एक गली जी में सब पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई क्रिकेट खेलना है। तो उस हिसाब से अगर आप पूरा डेडिकेटेड होके नहीं खेलेंगे तो फिर जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे अच्छा आप कोई और लाइन पकड़ लो। जी। यहाँ पे एक कहावत मेरे को याद आ रहा है कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसे पा कर देखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, दम है तुझमें तो उसे मिटा कर देखा। मंजिल पाने के लिए ना आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, जो आपने किया है और क्या क्या आपने सेटिस्फाइड किया है वो आपने खुद बताया। और अ, यह कुछ इमोशनल स्टोरी जो परेश पटेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और आप एक एग्जाम्पल बन चुके हैं हमारे यंगस्टर के लिए। जब मैं ये वीडियो यूट्यूब पर लेकर आऊंगा, चाहे जितने भी यंगस्टर इस वीडियो को देखेंगे शायद उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अब आते हैं रैपिड फायर राउंड, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल के ऊपर मैं आपको कुल मिलाकर 5 से 6 सवाल पूछूंगा। देखते हैं कि कितना आपका याद है। और थोड़ा सा हम पुरानी क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। पहला सवाल आपके सामने, इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है? वैसे क्विज में जाएंगे तो मेरे को, मेरी मेमोरी बहुत खराब है। फिर भी ऑप्शन आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। राहुल द्रविड़ी, ब्रेन लारा, सचिन तेंदुलकर। थर्ड नंबर। सचिन तेंदुलकर राइट आंसर। कुल मिलाकर उन्होंने 200 मैच खेले हैं और एक उम्दा खिलाड़ी रह चुके हैं भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनडे इंटरनेशनल पे 50 ओवर के क्रिकेट पे सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने वाला खिलाड़ी कौन है? आपके सामने ऑप्शन में रखना चाहूंगा, महिला जयवर्धने, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़। और गलत जवाब, महिला जयवर्धन है जो अच्छा। सबसे ज्यादा कैचेस पकड़े हैं 50 ओवर की मेरे क्रिकेट पे। को कुल मिलाकर मेरे को लगता है गूगल खोल के रखना पड़ेगा इस तरफ। 218, 218 उन्होंने कैचेस पकड़ चुके हैं। किस? और एक सवाल आपके सामने जयवर्धना ने। मेरा, जी, श्रीलंका या फिर पूरा, जब आप 50 ओवर का क्रिकेट उठाकर देखें सबसे ज्यादा कैचेस जयवर्धन ने ही पकड़े हैं, 218 कुल मिलाकर। देखिए आगे ये रिकॉर्ड टूट सकता है क्योंकि जयवर्धना जो कि रिटायर ले चुके हैं। रिटायर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए टेस्ट मैच पे अंपायर का रोल बहुत मायने रखता है, लेकिन टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा मैचेस पे अंपायरशिप करने वाला अंपायर, खासतौर पर टेस्ट मैच पे उन्होंने टेस्ट मैच ज्यादा अंपायरशिप किए हैं। पास का ऑप्शन है क्या? हाँ, कुछ ऑप्शन में आपके सामने रखना चाहूंगा, अलिंदा, साइमन टफू। ये दोनों अंपायर आपको सिर्फ एक चुनना है। समिल टफल। बिली बाउडे, अलिमदार, अलिमदार। अच्छा, सही में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं ये खाली वैसे गैस कर सकता हूँ, बस वैसे ही है। चलिए गेस कीजिए, किसका नाम आप को- लेना चाहेंगे? आप बता दीजिए क्या राइट आंसर है, तो मैं मेमोराइज कर लूं। अली अलिमदार, अलिमदार 140 टेस्ट मैचेस, मतलब अच्छा। अंपायर के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट मैच तो उन्होंने अंपायरशिप कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट मैच जो होता है वहां पे, बहुत सारे टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा कैप्टेनशिप किस खिलाड़ी ने किया है? क्या वो भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी, क्या वो साउथ अफ्रीका के लिए ग्रेन स्मिथ, क्या ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पंटिंग?
सबसे ज्यादा हेलो। टेस्ट मैच पे कैप्टेनशिप। हेलो। हेलो। थोड़ा। जी। मेरा आवाज आ रहा है सर सुनाई आपके दे रहा है? पास? जी जी, सुनाई दे रहा है। हाँ अब। हाँ बोलिए बोलिए। टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा बतौर कप्तान जिन्होंने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच पे कैप्टेनशिप किए हैं, क्या वो भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी, या फिर साउथ अफ्रीका के लिए ग्रेन स्मिथ, या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रिकी पॉन्टिंग? टेस्ट मैच पे सबसे ज्यादा कैप्टेनशिप। टेस्ट मैच में सबसे ग्रेन स्मिथ है। यस, राइट आंसर। कुल मिलाकर उन्होंने ये हल्का सा कहीं 109 पे मैच पे। कहीं पे हल्का सा जी। सुना था इसलिए बोल दी वरना एक्चुअली मैं चलिए, बोलूँ एक क्विज में बहुत सही में मैं सही नहीं हूँ। मेमोराइज में तो बिल्कुल सही नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप अभी तक 2 सवाल का सही जवाब दे चुके हैं। आखिरी सवाल आपके सामने मैं पुट करना चाहूंगा। वनडे इंटरनेशनल पे सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी के नाम पे है? सचिन ऑप्शन क्या है? तेंदुलकर, विराट कोहली, सनत जयसूर्या, किसका नाम आप लेना चाहेंगे? ये भी गैस करूंगा। अब ये बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उसका जवाब आपको ही देना है। गेस कीजिए एक नाम, सचिन, विराट, जयसूर्या। सचिन तेंदुलकर सबसे। कर ही है क्योंकि जी जी, सबसे ज्यादा लॉक किया मैचेस मैंने, वही। और ये सबसे ज्यादा मैचेस ये उसने ही सबसे। खेले तो उसके ही ज्यादा चांसेस है। जी बिल्कुल। और एक थोड़ा सा आईपीएल के ऊपर भी सवाल मैं रखना चाहूंगा आपके सामने। आईपीएल पे एक पारी पे सबसे बड़ा टारगेट सेट करने वाला टीम का नाम क्या है? एक पारी पे सबसे ज्यादा रन। ये कौन सा ये था? ऑप्शन आपके सामने, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। चेज चेज किए थे क्या वो? चेज हो नहीं पाया था नहीं, ना? चेस नहीं, उन्होंने पहले टारगेट सेट किया था। पहला पारी था वो। चेन्नई है चेन्नई। नो। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कितना जिसके अंदर क्या एबी स्कोर था? डिविलियर्स। 200। 263। 263 अच्छा। 263, सिर्फ 5 विकेट गवा के, जहां पे क्रिस गेल ने बहुत लाजवाब बैटिंग की थी, और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने भी काफी उम्दा बल्लेबाजी की थी उस मुकाबला पे। चले यहाँ पे ऑफ करते हैं रैपिड फायर राउंड। अब आते हैं साइड राउंड के ऊपर, जहां पे हम आपका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। नॉन स्टॉप ये शायरी रहेगा। कहां तक हम जाएंगे वो मेरे को भी पता नहीं, लेकिन ये चलेगा अब। पहला शायरी आपके सामने, क्रिकेट वाणी की तरफ से, कि खो कर पाने की मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। कि खो कर पाने का मजा ही कुछ और है, रो कर मुस्कुराने की मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है जनाब, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे। हारी हुई बाजी को जो पलट देता है, उसे बाजीगर कहते हैं। कि हर सपने को अपनी सांसों में जिंदा रख, हर मंजिल को अपनी बाहों में जिंदा रख। हर जीत तेरी होगी भाई, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में जिंदा रख। कि लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे सांसें भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती। कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती है जो जीत पर अड़े होते हैं। कि मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, लेकिन जब बुलंद हो हौसला, तो मुमकिन हर मुकाम है। कि खेल ताश का हो या फिर जिंदगी का, अपना इक्का तभी जमाना जब सामने वाला टीम बादशाह निकले। कहीं बड़े बड़े टीम को आपने धाराशायी किया है, और उस खिलाड़ी का नाम है परेश पटेल। की मंजिलें इंसान की हौसला आजमाती है, सपनों की पर्दे को आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हम बहुत चर्चा की। एक शायरी लिखा गया था महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, जहां पे ये शायरी को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है।
कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा, उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, वो था कैप्टन कूल महेंद्र दे सही। दनादन धोनी। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, कि ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमके जो अब नींद से जागा। कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा, पथ पथ पर बिखरे हैं मोती, खोज कर वही लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद परेश पटेल। क्या आपके बात साथ है, बहुत मजा आए, क्या बहुत मजा बोलने में आया तो आपके ए साथ वन बात। हूँ। जी, मैं आपके इतना मेरे बारे याद में आपको रहता थोड़ा सा कैसे है? बता, कुछ मेरे बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं बिल्कुल। विप्लव सामंत राय, गोविंदो पोदार, रश्मि रंजन परिड़ा, निरंजन बेहरा, सुजीत लेंका, ऐसे ओडिशा के हर खिलाड़ी के साथ मैं बातचीत कर चुका हूं। लेकिन मेरे को कुछ पता नहीं था जब मैं बेंगलोर पे जॉब कर रहा था होटल लाइन पे, तब मेरे को कुछ पता नहीं था कि ओडिशा क्रिकेट क्या है और ओडिशा क्रिकेट पे प्लेइंग इलेवन क्या है। लेकिन मैंने जब कमेंट्री करना शुरू किया, मैं हालांकि अभी टेनिस क्रिकेट पे कमेंट्री करता हूँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है और जहां पे इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे क्रिकेट वाणी चैनल पर। और मैंने जब टेनिस क्रिकेट पे शुरुआत किया, चोकिंग टूर्नामेंट यहाँ पे होता है, और मैं थोड़ा सा अपने आप को साबित करने की कोशिश किया, तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा। तब मैं भुवनेश्वर पे जॉब कर रहा था। तो जब मेरे को जॉब छोड़ना पड़ा, तब मेरे को एक डिसाइड करना था कि क्या मेरे को क्रिकेट पे कमेंट्री करना है या फिर होटल लाइन पे जॉब करना है। तो मैं 2 साल पहले जॉब छोड़ा अपना, चोकिंग क्रिकेट पे आया, टूर्नामेंट पे मैं कमेंट्री किया। और मेरा जो आइडियल कमेंटेटर या फिर रोल मॉडल वो आकाश चोपड़ा है, जिनको देखकर मैंने कमेंट्री शुरू किया। अब मेरे को यूट्यूब पे कम से कम 50,000 लोग प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम पे 30,000 लोग प्यार दिए हैं, जिनके वजह से मैं इसको कंटिन्यू रखा हूं। और ये जो इंस्टाग्राम लाइव के बारे में मैंने चर्चा की, पिछला साल हमने कुल मिलाकर 80 एपिसोड किया था, और इस साल कुल मिलाकर हम 40 एपिसोड कर चुके हैं। ये जो इंस्टाग्राम लाइव पे हमने इसीलिए किया कि यहाँ पे हमारे जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जो एक्चुअली पे ओडिशा को कुछ दिए हैं, उनको जब हम लेकर आएंगे तो यंगस्टर को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और हमारा ये एम है कि ओडिशा क्रिकेट किस तरीके से ऊपर की तरफ जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम लग पड़े हैं। और ये जो काम है ये चलता रहा है पिछले 2-3 सालों से, और एक ना एक दिन शायद हम यहाँ पे कभी कभार कोई खिलाड़ी के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन एक गारंटी है, कोई आईपीएल खेलता रहेगा, कोई इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जरूर हम चर्चा करेंगे एक दिन की क्रिकेट वाणी पे हमने एक बार बात किया था इस खिलाड़ी के बारे में। तो ये हमारा एम रहा है कि ओडिशा क्रिकेटर को कैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, जहां पे हमने बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट अटेंड किए हैं। और पिछले 6 महीना से मेरे को मतलब एक भी मिनट रेस्ट नहीं था, और मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके कमेंट्री करके मैं आपका मेरा जो रोजी रोटी है उसको चला रहा हूँ। उस पे मेरा पापा का भी हेल्थ खराब हुआ था, उस पे भी मैं पापा पूरा आईसीयू पे थे, वहां पे भी मेरे को उड़ीसा के जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैंने कभी ये सारे चीज नहीं बताया, लेकिन मैं आपको मेरा मतलब पसंदीदा खिलाड़ी मानता हूँ। आपका नाम मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज बातचीत करने के लिए मौका मिला। तो थैंक यू सो मच जॉइन मी हियर फॉरेस्ट सर। बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। आज बोलने एकदम पे भी एकदम, थोड़ा हमें सा भी बहुत मेरा मजा आया। लग रहा है मतलब मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब इतना एक्साइटेड था मैं। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। और क्या बताना चाहेंगे आप क्रिकेट वाणी के बारे में, ये जो बिल्कुल एक बिल्कुल, घंटा का और माहौल था। आपको भी लाइव लाइव में 1 घंटा हो गया, मेरे को पता ही नहीं चला। जी, 1 घंटा हो चुका टाइम है कैसे निकल गया पता ही नहीं। मैंने एक्चुअली, मैं कभी स्क्रीन में आता नहीं हूँ, या कभी इंटरव्यू भी कोई बुलाता है या टीवी वाले भी बुलाते, कभी जाता नहीं हूँ। इसलिए मैं पहले मना जी ही कर रहा था कि नहीं, मैं क्या बोलने में इतना फ्लुएंट नहीं हूँ। लेकिन जी ठीक है, ये अपनी बातें हैं इसलिए। और लेकिन ऑल दी बेस्ट आपको, ये चैनल और बहुत आगे जाए, बहुत सक्सेस मिले जी, आपको। बोलने में बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।
और जी। और नॉलेज भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। नहीं